जो चरवाहों की स्थिति थी वो पूरी तरीके से बदल गई। बहुत सारे जो चरागाह थे उनको शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया में मासाई मारा व सांबू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह बिल्कुल इसी की तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों को आना जाना बिल्कुल मना था और इन इलाकों में न तो शिकार किया जा सकता था और न ही अपने जानवरों को वहाँ पर चरा सकते थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मासाई अपने ढोर डंगर चराया करते। ढोर डंगर का मतलब होता है उनके जो जानवर थे ना, पशु, वो गाय भैंस वगैरह, ऊँट बकरी भेड़। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मासाइयों के चरागाहों पर कब्जा करके बनाया गया। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये इतना बड़ा क्षेत्रफल कितना, 14,000, लगभग 15,000 किलोमीटर का जो इतना विशाल क्षेत्र है वो किसमें था? पहले चरागाह था, एक अपने मवेशियों को चराने का स्थान था, वो उनसे छीन लिया गया और उसे पार्क में बदल दिया गया। ठीक है, आप देखिए घास के बिना पशु, ये क्या हो गया है पशुओं का हाल, देखो मर रहे हैं ना पशु। घास के बिना पशु जब उनको पौष्टिक खाना नहीं मिलता तो क्या होता है? कुपोषण का शिकार हो जाएंगे और पशु वगैरह मर जाएंगे। और घास के बिना पशु कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि चरवाहों के परिवारों और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाका अम्बोसेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है, जिसकी पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल लगभग कितनी थी? 24 करोड़ कीनियन शिलिंग, लगभग 35 लाख अमेरिकी डॉलर थी। किलिमंजारो जल परियोजना भी इस इलाके से होकर जाती है, लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय न तो पीने के लिए पानी और न ही सिंचाई करने के लिए किसी तरह की कोई परियोजना का इस्तेमाल करते हैं, उसके पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो चरवाहों की स्थिति है वो बहुत ही बद से बदतर है। मासाई नाम, इसे याद रखिएगा आप, ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये जो है ना मासाई नाम, मासाई नाम माँ से निकलता है, मासाई, इसका मतलब होता है मेरे लोग। क्या मतलब होता है? मेरे लोग। इसे कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मासाई का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मासाई के लोग होते हैं जो लोग होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? घुमंतु, घूमने वाले और चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं, जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क, धूल और भरे और बेहद गर्म हालात होते हैं। इस अर्ध शुष्क विषुववर्ती इलाके में सूखे के हालात सामान्य हैं। ऐसे समय में बहुत सारे जानवर अपने आप ही मर जाते हैं। कुछ तो उनको पौष्टिक जो चारा होता है खाने के लिए वो नहीं मिल पाता, और कुछ यहाँ का जो वातावरण है वो इस तरीके का होता है कि वो उसे सहन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि अच्छे चरागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने के बाद में छोटे इलाके पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो छोटे छोटे जो सीमित चरागाह थे उन पर अब अधिक से अधिक मात्रा में क्या आने लगे? अधिक से अधिक संख्या में मवेशी आने लगे। तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्षेत्र तो छोटा पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, जिसमें मासाइयों को भी अब धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा क्या हुआ कि वहाँ पे चरागाहों का स्तर जो है वो गिरने लगा और चारे की हमेशा कमी रहने लगी। मवेशियों का पेट भी ठीक से भर नहीं पाता था और वो कुपोषण का शिकार होते चले गए। सरहदें बंद कर दी गई, सीमाएं बंद कर दी गई। 19वीं सदी में चरवाहे चरागाहों की खोज करने के लिए बहुत दूर दूर तक चले जाया करते थे, लेकिन जब सूखा पड़ता था तो वो दूसरी जगह चले जाया करते थे अपने रेवड़ को लेकर। लेकिन क्या हुआ? मासाइयों पर इस तरह की आवाजाही पर भी उन्होंने औपनिवेशिक सरकार ने क्या लगा दी? रोक लगा दी। मासाइयों की तरह अन्य चरवाहों का भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया था। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के आर या पार नहीं जा सकते थे।
वे उनको एक विशेष तरह की परमिशन कार्ड की ज़रूरत होती थी, विशेष परमिट की कार्ड की, उसको दिखाकर ही वो जाया करते थे और उसमें जाने का समय और आने का समय दोनों पहले ही लिख दिया जाता था। इसमें उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था और यदि वो परमिट के हिसाब से नहीं चलते थे तो उन पर सज़ा का प्रावधान भी था। चरवाहों को गोरों के इलाके में पड़ने वाले बाज़ारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया था, क्योंकि पढ़ा था ना हमने कि उनको कैसे मानते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति का मानते हैं। औपनिवेशिक सरकार है इन चरवाहों को बचपन से ही मतलब जन्म के साथ ही अपराधी प्रवृत्ति का मानते हैं। बहुत सारे इलाकों में तो कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला, जानवरों के स्वभाव वाला मानते थे। उनकी नज़र हमें हमेशा ये लोग ऐसे थे कि कम से कम संबंध रखना उचित मानते थे, लेकिन स्थानीय लोगों से किसी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने, सड़क बनाने, शहर बसाने के लिए गोरों को इन्हीं लोगों को काम पे रखना होता था और इन्हीं के श्रम पर विश्वास था, क्योंकि ये काम करने की कैसे थे, बिल्कुल मतलब जी नहीं चुराया करते थे काम करने में। ऐसे तो औपनिवेशिक सरकार कभी भी क्या नहीं करती है, इन पे कोई विश्वास नहीं करती है, क्योंकि ये इनको बर्बर जाति समझते हैं और सभ्य जाति मानते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति की जाति मानते हैं। लेकिन जब काम करने की बारी आती है ना, तो इससे ज़्यादा मजबूत और इससे ज़्यादा परिश्रमी उन्हें कोई नहीं लगता। नई सरहदों ने चरवाहों की ज़िंदगी रातों रात बदल दी। नई पाबंदियां सामने आ गई, बाधाओं की बाढ़ सी उनके सामने आने लगी। उनका जीवन बहुत मुश्किल हो गया। इससे उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी क्या करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत उन पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई, बहुत सारे अंकुश लगा दिए गए। अब देखते हैं कि बंदिश वगैरह लगा दी गई, ठीक है। इसके बाद में जब इनके चरागाह सूख जाते हैं तो ये क्या करते हैं। सूखा दुनिया भर के चरवाहों की ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर डालता है, क्योंकि सबसे मेन जो चीज़ आती है वो क्या आती है, इन चरवाहों के लिए सबसे समृद्ध यदि चरागाह मिल जाते हैं, हरे भरे खेत, हरे भरे चरागाह उनको मिलते हैं तो उनको अपने मवेशियों में चराने में कोई दिक्कत नहीं होती। उनके मवेशियों को पौष्टिक आहार मिलता है, वो मतलब मजबूत कदकाठी के स्वास्थ्यवर्धक जो मवेशी होते हैं उनके वो होते हैं, तो अच्छा दूध और अच्छा मांस भी मिल पाता है, अच्छा परिश्रम भी वो कर पाते हैं। लेकिन उल्टा यदि उनके चरागाह सूख गए, बारिश का कोई अता पता नहीं है, तो भी उनके लिए बहुत बुरा काम होता है। जिस साल बारिश नहीं होती है उस साल तो चरागाह पूरी तरीके से सूख जाते हैं और वो अपने मवेशियों को चरा भी नहीं पाते हैं। अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया गया तो सारे के सारे मवेशी कैसे हो जाते हैं, भूख के मारे अपने आप ही मर जाएंगे। इसी घुमंतुपने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से भी बच निकलते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मासाइयों का जीवन निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया, उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया। पहले क्या हुआ करता था, यदि इस क्षेत्र में मान लीजिए 2 क्षेत्र हैं, 2 क्षेत्र में से एक क्षेत्र में बारिश नहीं हुई, वहाँ पे सूखा पड़ गया, तो वो जो चरवाहा समुदाय है उस सूखे क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान पे चले जाया करते थे। लेकिन औपनिवेशिक शासन सरकार ने क्या किया, उनको एक ही निश्चित क्षेत्र के दायरे में बांध दिया कि आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। अब वहाँ बारिश होती है तो भी ठीक है, यहाँ बारिश नहीं होती, सूखे से कोई मरने वाला मर रहा है तो सरकार को कोई मतलब नहीं है, उनको वहीं पे कैद कर दिया गया, उन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई। उन्हें बेहतरीन चरागाहों से महरूम कर दिया गया, मतलब बेघर कर दिया गया, दूर रखा गया, एक ऐसी अर्धशुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहाँ सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहाँ पर उनके चरागाह मिल सके, जहाँ पर उनके मवेशियों को भरपेट भोजन मिल सके। इसीलिए 1930 में एक जाँच में सामने आया कि कीनिया के मासाइयों के पास में कितने 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ थी, 1,71,000 गधे थे और 1933 से 1934 में इन 2 सालों के बीच में आधे से ज़्यादा जानवर क्या हो चुके, मर चुके। जैसे जैसे चढ़ने की जगह सिकुड़ती चली गई, सूखे का दुष्परिणाम भयानक रूप लेता चला गया और इनका जीवन और बुरे से बुरा होता चला गया। इनकी संख्या में
इनके जानवरों की संख्या में निरंतर गिरावट आती चली गई। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास है वह है सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। केवल जो औपनिवेशिक काल था, औपनिवेशिक जो शासन काल था, उस पीरियड में जो भी चरवाहा समुदाय थे उन सब के ऊपर ऐसा ही प्रभाव पड़ा क्या एक जैसा, या किसी को कुछ फ़ायदा हुआ भी, और अगर फ़ायदा हुआ तो किस तरीके से फ़ायदा हुआ, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।